क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि इन पांडाज सीरीज, पांडाज में जो सीरीज बनाते हैं तो पोजिशनल इंडेक्स कैन बी स्ट्रिंग और एन इंटीजर। तो जो पोजिशनल इंडेक्सिंग होती है वो हमारे पास स्ट्रिंग या इंटीजर दोनों हो सकती है क्या, ये पूछिए। तो जब हम पोजिशनल इंडेक्सिंग की बात करते हैं, पोजिशनल इंडेक्सिंग जो है वो केवल इंटीजर में होती है, वो इंटीजर बेस होती है, वो जो बाय डिफॉल्ट आती है। जबकि हमारे पास जो स्ट्रिंग में आप बनाते हो तो उसको लेबल इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो दो तरह से हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं, पोजिशनल और लेबल। तो लेबल वाले इंडेक्स तो आपके पास इंटीजर या स्ट्रिंग आप रख सकते हैं, लेकिन पोजिशनल स्ट्रिंग, पोजिशनल इंडेक्स जो होगी हमारे पास वो इंटीजर में ही होती है। ये हमारे पास स्ट्रिंग में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है, ये हो सकती है लेबल वाली, लेकिन पोजिशनल वाली नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि वी कैन ऐड न्यू रो इन डेटा फ्रेम यूजिंग द मेथड। कौन से मेथड से आप एक नई रो ऐड कर सकते हो डेटा फ्रेम में। तो डेटा फ्रेम में अगर आपको नई रो ऐड करनी है, ठीक है, तो देखो जो ऐड नाम का मेथड है ये डेटा फ्रेम का, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, ये रो ऐड करने के लिए नहीं होता। एलओसी नाम का कोई मेथड नहीं होता है बेसिकली। अगर हम बात करें एलओसी जो है ये कोई मेथड या फंक्शन नहीं है, ऐड एलओसी भी नहीं है। तो ये हमारे पास बचा डीएफ एलओसी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो किस तरीके से करेंगे हम। अगर मान लिया आपके पास कोई डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम में कोई आपको रो ऐड करनी है नहीं, तो सिंपल सा तरीका है डीएफ डॉट एल ओ सी से आप कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसमें डेटा फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडाज एज पीडी। ठीक है, ये हमने कर लिया। एक डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास नेम है, कुछ नेम ले लेते हैं। और ठीक है, एक टेक्स्ट है तो कोट में लिख लेते हैं, उसमें कुछ नाम लिखेंगे। और दूसरा हम मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, मार्क्स नाम से, और मार्क्स की बना ली हमने, इसमें कुछ मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी बन जाएगी। नेम में हमने मान लिया यहाँ पे लिख दिया शिवा और सानवी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे नाम हो गए हैं। और मार्क्स में हमने यहाँ पे लिख दिया 80 और 90। अब इसको डेटा फ्रेम में हमें कन्वर्ट करना, तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए मान लिया डीएफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, पीडी डॉट डेटा फ्रेम हम यहाँ पे कर देंगे बेटा। और इसमें यहाँ पे डी को पास कर दो। जब आप प्रिंट करोगे यहाँ पे डीएफ को, तो प्रिंट करने पे आप रन कराओगे तो हमारे पास डेटा फ्रेम बन के आ जाएगा। इसमें हमें ऐड करना है मान लिया एक और रो को। तो आप जो डीएफ है उस डीएफ में एलओसी का यूज करेंगे। एलओसी में स्क्वायर ब्रैकेट रखता है। तो जीरो इंडेक्सिंग पे नेम है, वन इंडेक्सिंग पे हमारे पास जीरो पे हमारे पास नेम है शिवा, और वन पे हमारे पास सानवी का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो जीरो पे शिवा का और वन पे सानवी का, तो हम एक टू ले लेते हैं। और टू पे हमारे पास हम नाम दे देते हैं, मान लिया ना, हमें क्या क्या देना, नाम और मार्क्स देने हैं। तो नाम और मार्क्स हम यहाँ पे पास कर देते हैं। जैसे नाम हमने कर दिया माधव, ठीक है, और हम यहाँ पे मार्क्स कर दिए हमने मान लिया 85। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो गई। जब आप प्रिंट कराओगे इस डीएफ को, तो यहाँ पे रो आपकी ऐड हो जाएगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये रो ऐड हो गई। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर डीएफ डॉट एलओसी आपके पास हो गया। तीसरा क्वेश्चन है नवीन डिस्कार्डेड वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल विदाउट रियलाइजिंग that e-waste contain harmful substances that could pollute the environment. He want to know which of the following will be considered as e-waste. e-waste के बारे में बात करनी। तो प्लास्टिक बोतल वेस्ट तो हो सकती है, लेकिन ई वेस्ट नहीं। ई वेस्ट में क्या होगा, आपका ब्रोकन स्मार्टफोन है। ठीक है, ब्रोकन हो गया तो वेस्ट हो गया, और स्मार्टफोन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हमारे पास ई वेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कहा है कि इन विच सिनेरियो इज ए बार चार्ट प्रीफर्ड ओवर लाइन चार्ट। तो बार चार्ट कब प्रीफर किया जाएगा लाइन चार्ट के रेस्पेक्ट में। तो देखो सिंपल सी बात है,
कि हम कौन सा चार्ट कब यूज करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट हमारे पास तब हम यूज करते हैं जब हम कोई डेटा को ओवर टाइम जो है वो ट्रेंड करवा रहे हो। ठीक है, उसका ट्रेंड जो हो रहा हो वो ओवर टाइम हो रहा हो या कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। और अगर वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो तो हम बार चार्ट यूज करते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में हो तो हम बार चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो बार चार्ट कंपैरिजन करता है बिटवीन कैटेगरीज। जब हमारे पास कैटेगरीज होती हैं उनके बीच में कंपैरिजन, जैसे डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट हो गए, डिफरेंट प्रोडक्ट की सेल हो गई। ठीक है, तो वो आप बार चार्ट से कर सकते हैं। लाइन चार्ट से आप टेम्परेचर ओवर मंथ की तरह कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा, स्टॉक का प्राइस हो गया, वेबसाइट पे ट्रैफिक हो गई, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टू विजुअलाइज मंथली टेम्परेचर टेंस ओवर ए ईयर, तो यहाँ पे आप लाइन चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें लाइन चार्ट ज्यादा बेटर काम करेगा। तो ऐसे ऐसे आप बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर। अगर हमारे पास बढ़ भी रहा, कम हो रहा, तो इस तरह से लाइन चार्ट में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करना हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लास, कि हर क्लास में, तो बार चार्ट बेटर है। यहाँ पे क्लास मान लिया 10th 11 12th इस तरीके से है, तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं, इसमें कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे आप मेजर करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बार चार्ट को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इनमें देखें स्टॉक प्राइस में या ट्रैफिक एनालिसिस, तो यहाँ पे लाइन चार्ट से हो जाएंगे हमारे पास। तो प्रीफरेंस की बात है, वैसे तो कोई से भी चार्ट से आप बना सकते हो कोई, लेकिन प्रीफर करने के लिए हम बार चार्ट, इसमें जब डिफरेंट कैटेगरी हो, डिस्ट्रिक्ट डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में हो, तो हमारे पास बार चार्ट को प्रीफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी यूजेस सेंट्रल केबल बैकबोन टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंट्रल केबल यूज होती है जो बैकबोन की तरह काम करती है बाकी डिवाइस को कनेक्ट करने में? तो वो हमारे पास बस टोपोलॉजी में होती है। बस टोपोलॉजी के अंदर जो है हमारे पास एक, हमारे पास सेंट्रल केबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस नहीं है, सेंट्रल केबल है, बैकबोन केबल बोलते हैं। इससे हम यहाँ पे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास बस टोपोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कहा है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। एसक्यूएल एक एग्रीगेट फंक्शन है जो रिटर्न करता है मल्टीपल वैल्यूज फॉर ईच कॉलम। ठीक है, तो देखो एग्रीगेट फंक्शन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, एक कॉलम पे जो भी, जिस भी कॉलम पे हम अप्लाई करते हैं, सम हो, मैक्स हो, मिन हो, एवीजी हो, एवरेज निकालने के लिए काउंट हो, तो जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उनकी मल्टीपल वैल्यू नहीं आती, सिंगल वैल्यू होती है। तो इनको सिंगल वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, या मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हैं, सिंगल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीपल वैल्यू देता है ये, जबकि वो क्या देता है, सिंगल वैल्यू देता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि रोहिणी हैज डेवलप्ड ए न्यू काइंड ऑफ वाटर प्यूरिफायर दैट यूज ए यूनिक फिल्ट्रेशन मेथड। रोहिणी ने एक नए तरीके का वाटर प्यूरिफायर इन्वेंट किया है। ठीक है, डेवलप किया है, जिसमें यूनिक मेथड है। तो किस आईपीआर के थ्रू उसको वो प्रोटेक्ट करेगी? तो ये जो है बेसिकली उसका पेटेंट हो जाएगा, वो उसको पेटेंट करा सकती है। ठीक है, तो कोई नई रिसर्च करते हो आप, कोई नई चीज डेवलप करते हो, तो उसका आप क्या करते हो, फॉर्मूला कोई मेथड आपने बनाया, तो पेटेंट के थ्रू आप ये उसको आईपीआर में रजिस्टर्ड करवा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा है आदित्य इज वर्किंग ऑन ए डेटा फ्रेम मैथ नेम्ड डीएफ। जो आदित्य है वो एक डेटा फ्रेम पे काम कर रहा है जिसका नाम है डीएफ। ही हैज रिटन द स्टेटमेंट डीएफ डॉट एल ओ सी एस टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये एस टू जो है हमारे पास यहाँ पे एक लेबल का काम कर रहा है। ठीक है, तो रो लेबलिंग का काम कर रहा है। तो एस टू वाली जो रो है हमारे पास, उसका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले द डेटा ऑफ रो हैविंग लेबल S2।
S2 वाले लोग लेवल का डेटा हमारे पास शो हो जाएगा। देखो जैसे अभी यहाँ पर ही था हमारे पास, ये वाला हमारे पास था, जैसे यहाँ पे DF है। तो अब अगर मैं यहाँ पे LOC में यूज करता हूँ कोई चीज इस तरह की, ठीक है, तो वहां पे मान लिया इसी में ही कर देते हैं हम, एक DF की इंडेक्सिंग कर देते हैं। ये DF है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में कैप स्मॉल दे रखा, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे स्मॉल DF कर देते हैं इसको, ठीक है। कोई बात नहीं, कैपिटल स्मॉल करने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास ये DF है एक। अब DF पे मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग लगाना चाहता हूँ, DF डॉट इंडेक्स कर दी मैंने नॉर्मल, बाद में शुरू में नहीं करी तो कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं आप। S1 S2 और S3 तीन है जो 0 1 2 हो रही थी, अब उसकी जगह हमने इंडेक्स S1 S2 और S3 कर देते हैं, ठीक है। और इस DF को देखो अब प्रिंट कराते हैं, तो हमारे पास डी DF आप देख रहे हैं इस तरह के हो गए, ये S1 S2 S3 आ गए। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम DF इसको प्रिंट करा रहे हैं, DF.LOC और S2। तो आप यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे S2 कर दिया, तो हमारे पास S2 में सानवी का रिकॉर्ड है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सानवी के, ये सानवी आ गया, मार्क्स आ गए 90, इस तरीके से प्रिंट हो गया है। अच्छा अब ऑप्शन में तो ये हो गया, पहले वाला करेक्ट हो गया इसमें। अच्छा कॉलम, डिस्प्ले द कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम, क्या या डेटा टाइप ऑफ कॉलम S2 का, या डिस्प्ले द इंडेक्स नंबर, तो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा वो, ए वाला आपके पास ऑप्शन हो गया। अच्छा आप कहने लगो कि सर मैं तो यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ, तो क्या DF में LOC में मार्क्स लिखने पे हमारे पास क्या होगा, नहीं होगा। LOC में बेसिकली जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो LOC के अंदर हमारे पास रो की लेबलिंग लिखी जाएगी, ना कि कॉलम की। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। ILOC में पोजिशनल इंडेक्सिंग करी जाती है, ठीक है। LOC जो हम यूज करते हैं वहां पे लेबल इंडेक्सिंग से आप यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आठवें का ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये कह रहा है कि लेंथ बतानी है आपको। लेंथ फंक्शन है तो लेंथ बता दो भाई इसकी। डेटाबेस में इसमें एक स्पेस दिया हुआ है, सिंगल स्पेस, इसमें चार ये हो गए, चार ये हो गए, एक स्पेस हो गया, सब ऐड कर दिया, 9 आपके पास आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा स्टैटिक वेब पेज का क्या फीचर होता है ये आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो स्टैटिक वेब पेज का फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट्स कंटेंट अपडेट वेरी फ्रिक्वेंटली, उसके कंटेंट जो है फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं है, डायनेमिक के होते हैं, गलत है। इट डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट टू डिफरेंट यूजर, नहीं स्टैटिक सेम कंटेंट देता है सबके लिए, डिफरेंट नहीं देता, वो डायनेमिक में होता है। अच्छा ये डायनेमिक से स्लोअर होता है, नहीं डायनेमिक से फास्टर लोड होता है। इट शो द सेम कंटेंट अनलेस द कोड इज मैनुअली अपडेट, ये बिल्कुल सही है, ये सबके लिए सेम कंटेंट ही शो करता रहता है जब तक आप इसको मैनुअली अपडेट नहीं करते कोड से, ठीक है। तो डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DML। तो एसक्यूएल से रिलेटेड, एसक्यूएल की सब लैंग्वेजेज होती है, DML एक उसमें जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा डेटा फ्रेम में आप CSV के बारे में पढ़ते हैं, CSV से डेटा रीड करना राइट करना CSV में, तो CSV की फुल फॉर्म पूछी है, तो CSV की फुल फॉर्म होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोमा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनिंग गुड नेट एटिक्यूट। तो गुड नेट एटिक्यूट्स को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि स्पैमिंग ईमेल और मैसेज स्ट्रेंजर को, किसी को भी आप जो है स्पैम मैसेज या मेल भेजते रहते हो तो गलत बात है। अच्छा कि ऑनलाइन डिस्कशन में किसी दूसरे का ओपिनियन इग्नोर करना, ये भी गलत बात है। नॉट यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर, ये बिल्कुल सही बात है कि किसी का कॉपीराइट मटेरियल बिना उसकी परमिशन के आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिकली भी शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा करनी चाहिए, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। तो सी वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में कहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग ए पांडास सीरीज और फ्रॉम ए डिक्शनरी,
डिक्शनरी से आप सीरीज बना रहे हो एक, तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो, जब आप डिक्शनरी से सीरीज बनाओगे यहाँ पे, तो जो हमारे पास वैल्यू है डिक्शनरी की, वे इंडेक्स बन जाएंगी सीरीज की। गलत बात है, वैल्यू इंडेक्स तो नहीं बनती है। ठीक है, बेसिकली अभी हमने देखो यहाँ पे बनाया था, जो हमारे पास डिक्शनरी की थी वो इंडेक्स बन रही थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन जब हमने यहाँ पे किया था, तो ये जो की थी नेम और मार्क्स, ये रो कॉलम के जो है, ये हमारे पास कॉलम की इंडेक्स बन जा रही थी। यहाँ पे देखो कॉलम की इंडेक्स नेम। और अगर हम डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी यूज करेंगे, ठीक है, अब ये क्रिएटिव पांडा सीरीज, अच्छा ये तो सीरीज बनाने की बात कर रहा है, डेटा फ्रेम नहीं। देखो सीरीज में भी यही होता है कि जो हमारे पास कीज होती हैं वो इंडेक्स बन जाती हैं डायरेक्ट। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैसे बनती है देखो, अगर आपको मान लिया एक डिक्शनरी है, उससे सीरीज बनानी है, तो मैं एक डिक्शनरी ले लेता हूँ। ठीक है, उस डिक्शनरी में मान लिया मैंने ले लिए कुछ मार्क्स ले लिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास मार्क्स है। ठीक है, या डिक्शनरी ऐसे ले लेते हैं सिंपल सा, कि एक में 10 लिख लिए, दो में 20 लिख लिया, तीन में 30 लिख लिया। ठीक है, ये बना दिया हमने। ठीक है, तो अब इस डेटा डिक्शनरी से हमें सीरीज बनानी, एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज से हमारे पास सीरीज बनती है, उसमें डी पास कर दिया, प्रिंट करा दो एस को हम प्रिंट करा देते, ऊपर वाला मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है यार। ठीक है भाई, तो अब आप देखेंगे जो 1 2 3 है, ये इंडेक्स बन के आ जाएंगी सीरीज की। 1 2 3 इंडेक्स बन गई, 10 20 30 डेटा बन गया। अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट में बनाना चाहते हो, टेक्स्ट में भी बना दो, कि ए बी और सी हमने यहाँ पे क्या बना दी है, की बना दी। तो ए बी सी जो की है वो इंडेक्स बन जाएंगी हमारे पास, ये इंडेक्स बन गई। ठीक है, तो जो की होती है डिक्शनरी की, वो क्या बन जाती है, सीरीज की इंडेक्स बन जाती है। सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें कहा कि हमारे पास एक सीरीज है, ये भी सीरीज से ही रिलेटेड है। अब सीरीज में आप स्टार्ट और एंड लिखते हैं, पोजिशनल इंडेक्स होनी चाहिए। तो स्टार्ट और एंड जो है हमारे पास, पोजिशनल इंडेक्सिंग आप यूज करेंगे, तो क्या हमारे पास उसमें ट्रू रहेगा। तो अगर आप पोजिशनल इंडेक्सिंग यूज करें, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होंगी। तो उसमें स्टार्ट वाला इंक्लूड रहता है, एंड वाला इंक्लूड नहीं होता है, यानी एंड इंडेक्स इंक्लूड होगी नहीं होगी, एंड इंडेक्स एक्सक्लूड होगी, बिल्कुल एंड इंडेक्स जो है एक्सक्लूड हो जाती है। अच्छा, दोनों की दोनों इंडेक्स एक्सक्लूड होती है? नहीं, दोनों नहीं, स्टार्ट एक्सक्लूड नहीं होती, स्टार्ट इंडेक्स इज एक्सक्लूड, स्टार्ट एक्सक्लूड नहीं होती। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर पोजिशनल की जगह लेबल इंडेक्स हो जाता है, तो लेबल में दोनों इंक्लूड रहती है, कोई एक्सक्लूड नहीं होता है। देखो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ये करते हैं स्लाइसिंग इसकी। जैसे अगर मैंने प्रिंट करा, और प्रिंट में मैं एस लिखता हूँ, एस में मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, और कोलन लगा के फिर यहाँ पे बी कर दिया, तो स्टार्ट ए से है, एंड बी है। तो अगर ये लेबल इंडेक्सिंग है ये, ठीक है, ये है हमारे पास लेबल इंडेक्सिंग, पोजिशनल नहीं है, तो लेबल में हमारे पास दोनों रहेंगे, ए और बी दोनों का डेटा आएगा। तो देखो ए का भी डेटा आ रहा है और बी का भी डेटा आ रहा है। लेकिन अगर मैं पोजिशनल इंडेक्सिंग यूज करूंगा, पोजिशनल इंडेक्सिंग कैसे, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, वो सीरीज है, ये वाली सीरीज है, जिसमें हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया 10 20 30 40। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, और यहाँ पे मैंने ये सीरीज बना दी। अब इस सीरीज में हमारे पास 0 1 2 3 ये हमारे पास क्या आएंगी, इंडेक्स बनेंगी पोजिशनल। ठीक है, अब पोजिशनल इंडेक्सिंग में मैं यहाँ पे 1 से लेके 3 तक कर देता हूँ, तो केवल 1 और 3 वाला ही आएगा। ठीक है, 1 और 2 वाला ही आएगा, 3 वाला नहीं आएगा, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा और 2 आएगा, 3 वाला नहीं आएगा। तो 20 और 30 वाले की वैल्यू आएंगी, ये 20 और 30 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पे रन करा देते हैं इसको। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 20 और 30 ही आया हमारे पास, कि जो हमारे पास लेबल इंडेक्सिंग होती है उसमें एंड वाला भी इंक्लूड होता है,
स्टार्ट वाला भी इंक्लूड होता है। लेकिन पोजिशनल वाले में क्या होता है हमारे पास, एंड वाला नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ऊपर वाले में ही पोजिशनल कर दी, इसमें ऊपर वाला जो है हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग आप 20 और 30 को देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बी और सी वाले पे एस पे हमने वहां पे ये लगा दी है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। डी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो हमारे पास, एक मिनट भाई यहाँ पे जो है ये दोबारा से हमने डी से बना दिया था, ये बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सीरीज ऐसे ही बन गई। ठीक है, और यहीं से लिख दो, तो यहाँ पे भी 20 और 30 आ गए हैं ये वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 और 30 हमारे पास रिजल्ट में आ जाएंगे, ये 20 और 30। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई निशा इज यूजिंग एंड्रॉइड ऐप, निशा एक एंड्रॉइड ऐप यूज कर रही और टू मेक ए वॉइस कॉल ओवर द इंटरनेट, तो इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉल करा है अपने फ्रेंड को, जैसे मान लिया व्हाट्सएप कॉल कर ली, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया है, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करेंगे। ठीक है, तो VoIP होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बी वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो INSTR के बारे में बोला है। तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, तो इसका मतलब स्ट्रिंग 2 को हम स्ट्रिंग 1 में सर्च करते हैं, अगर मिल जाता है तो उसकी पोजीशन बता देता है, नहीं मिलता तो जीरो रिटर्न करता है। क्योंकि जो SQL है वहां पे हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो, तो ये इसकी पोजीशन होती है 1 से स्टार्ट होती है, इसमें जीरो से नहीं होती। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारे पास हेलो में होगी। अब यहाँ पे जीरो कभी आ ही नहीं सकता, अगर मिल गया वो, अगर नहीं मिला तो जीरो आ जाता है। तो यही कह रहा है कि अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या करेगा, तो जीरो रिटर्न करेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट ट्रू आया, नहीं तो CSIP सब में फॉल्स ही आ रहे थे सारे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 18 नंबर वाले पे आते हैं। 18 नंबर वाले पे कहा है कि इन पांडास डेटा फ्रेम विच वैल्यू ऑफ एक्सेस विल बी यूज टू डिलीट ए कॉलम। अगर हमें कोई कॉलम डिलीट करना है डेटा फ्रेम से, तो हम क्या यूज करेंगे, तो बेसिकली कॉलम को डिलीट करने के लिए एक्सेस 1 का यूज करते हैं हम। ठीक है, किसका यूज करते हैं, एक्सिस 1 का। एक्सिस माइनस में होता नहीं है। ठीक है, 0 या 1 होते हैं ना 2 होता है, दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जीरो वाला हमारे पास रो को डिनोट करता है, और 1 वाला हमारे पास कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो आप जो है बेसिकली ड्रॉप से डिलीट कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, मान लिया कोई डेटा फ्रेम है DF, तो DF डॉट ड्रॉप कर दो और उस कॉलम का नाम लिख दो। और जैसे मान लिया मार्क्स नाम का कॉलम है, उसको आपको डिलीट करना है, और कॉलम है तो वो एक्सिस कहाँ पे सर्च करना, आपको 1 पे सर्च करना, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉप हो जाएगा। देखो जैसे हमारे पास यहीं पे अगर देखें, हमने एक ऊपर डेटा फ्रेम बनाया हुआ था। ठीक है, इस डेटा फ्रेम को वापस से हम ले लेते हैं, मान लिया यहाँ पे ये डेटा फ्रेम है हमारे पास DF। ठीक है, ये सीरीज थी, इसको यहाँ तक कमेंट मार, और इस डेटा फ्रेम में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐड करने का हटा देते हैं, और इंडेक्स जो है हम यहीं पे पास कर देते हैं। ठीक है, ये I=इंडेक्स, तो ये हमारे पास डेटा फ्रेम बना हुआ है। आप देखेंगे ये आपके पास डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो क्या इसमें रह गया है, टाइप एरर आई है आई की, इंडेक्स है वो, अच्छा हमने आई लिख दिया, यहाँ पे इंडेक्स है बेसिकली ये। तो इंडेक्स ये हमारे पास होगी। ठीक है, तो इंडेक्स में हमने तीन अब तीन नाम से एक हटा दिया ना हमने माधव, तो दो हमने यहाँ पे ये कर, तो हमने इस तरीके से इसको चेंज कर लिया है डेटा फ्रेम को। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर था उसमें अब दो ही रो रखी हमने, और ये हमारे पास यहाँ पे बनी। अब मुझे मार्क्स वाला कॉलम यहाँ से डिलीट करना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे,
डीएफ को चेंज कर दूंगा कि डीएफ डॉट ड्रॉप, और क्या ड्रॉप करना है उसमें, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, वो कॉलम पास कर देंगे यहाँ पे जैसे मार्क्स वाला। ठीक है, और वो कौन से एक्सिस पे है, एक्सिस इक्वल टू 1 पे है। ठीक है, और प्रिंट करा दो फिर डीएफ को, यहाँ पे डीएफ हमने प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे अब इसमें एक ही कॉलम रह जाएगा नेम वाला, शिवा और सानवी ये रह गया आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड, राउंड हमें यहाँ पे यूज करना। तो हमें दशमलव के बाद तक पॉजिटिव में है तो दशमलव के बाद वाला लेंगे, 2 ही डिजिट लेनी 7 तक, 8 को 0 करना क्योंकि ये 5 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 7 का 8 बन जाएगा, तो 6 8 हो जाएगा 15.68। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में असर्शन और रीजनिंग के हैं। इसमें कहा पांडा डेटा फ्रेम कैन स्टोर वैल्यू ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स इन मल्टीपल कॉलम। तो बिल्कुल सही बात है, मल्टीपल टाइप का डेटा रख सकता है। जैसे हमने यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस कॉलम में स्ट्रिंग है, इस कॉलम में हमारे पास इंटीजर है, तो मल्टीपल टाइप का डेटा हम रख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेटा फ्रेम आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2D एरे। तो डेटा फ्रेम 2D एरे से इम्प्लीमेंट होता है, सही है। विच अलाउ ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ये गलत है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं भाई, वो तो कैसी भी वैल्यू रख सकता है मल्टीपल टाइप। तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया, ये ट्रू ये फॉल्स, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा इसका सी वाला। ठीक है, सी में कहा है कि असर्शन ए हमारे पास ट्रू है और रीजन आर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एसक्यूएल से रिलेटेड है। एसक्यूएल से रिलेटेड इसमें कहा कि आपके पास क्वेरी है सेलेक्ट काउंट नेम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट विल डिफर फ्रॉम द सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो, काउंट नेम वाला कॉलम है, उसका जो रिजल्ट आया काउंट स्टार से अलग आया, इसका मतलब इस नेम में जो है कुछ ना कुछ नल वैल्यूज हैं, तभी डिफरेंट आया है। ठीक है, तो इफ देयर आर सम नल वैल्यूज इन द नेम कॉलम, बिल्कुल सही बात कहा है। अच्छा, काउंट कॉलम नेम रिटर्न द काउंट ऑफ नॉन नल वैल्यूज इन द कॉलम। तो ये काउंट कॉलम नेम नॉन नल वैल्यू को ही देखता है, जबकि काउंट स्टार जो है नंबर ऑफ रोज यानी रिकॉर्ड्स को टेबल में देखता है, ये भी सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों इसलिए आ रहा है डिफरेंट, तो ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, दोनों सही है हमारे पास इसमें, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पांडाज लाइब्रेरी इन पाइथन। तो पांडाज लाइब्रेरी जो है, पांडाज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, तो आप बता सकते हो। पांडाज लाइब्रेरी जो है हमारे पास बेसिकली दो 1 डायमेंशन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, 2 डायमेंशन डेटा फ्रेम होता है इसमें, ये प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, इसके अंदर हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रो कॉलम की लेबल होती है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट, मिसिंग वैल्यूज को भी सपोर्ट करती है ये। ठीक है, किसी भी तरह का न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट डेटा वगैरह हम डिफरेंट टाइप का डेटा कर सकते हैं, सीएसवी को, एक्सेल को, एसक्यूएल को, सबको सपोर्ट करती है, उनसे भी कनेक्शन क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सब आप कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। अच्छा, आपको बुलियन इंडेक्सिंग के बारे में बताना, तो जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं नॉर्मली, तो रो या कॉलम के लेबल से या पोजिशनल इंडेक्सिंग से यूज करते हैं, लेकिन अगर कंडीशन के बेस पे करना तो हम बुलियन इंडेक्सिंग करते हैं। बुलियन इंडेक्सिंग बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स पे काम करती है बेसिकली। तो ये सारी रो को ट्रू रो और फॉल्स रो के ग्रुप में बना देती है, और उसके बेस पे आप कंडीशन लगा के वैल्यू को फैच कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता देना है इसका, तो एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे बता सकते हो। देखो, हम बुलियन इंडेक्सिंग का अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है, और एक डेटा हम बना लेते हैं यहाँ पे, डेटा इक्वल टू, मान लिया एक डेटा फ्रेम हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें हमने नेम लिख दिए हैं। नेम में हम डाल देते हैं, जैसे मान लिया ये लिख देते हैं राम, राज, सैम और जॉन। ठीक है,
तो ये हमारे पास नाम हो गए। इसके बाद हम मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, दूसरे कॉलम में हम मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स में हमने मार्क्स डाल दिए, मान लिया 85, 90, 78, 92। ये हमारे पास मार्क्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हम डीएफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने डेटा डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से डाल दिया और प्रिंट करा दिया यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम को। तो देखो ये मेरे पास डेटा फ्रेम जो है प्रिंट होके आ गया है। अब ये डेटा फ्रेम मेरे पास प्रिंट होके आ गया है। इस डेटा फ्रेम में हमें क्या करना है, यहाँ पे वो कर देते हैं, बुलियन इंडेक्सिंग लगानी। तो बुलियन इंडेक्सिंग कैसे लगाते हैं, तो मान लिया मैंने एक रिजल्ट ले लिया इक्वल टू डीएफ। डीएफ पे बुलियन इंडेक्सिंग मार्क्स वाले पे लगा लेते हैं। मान लिया मैं चाहता हूं ऐसे स्टूडेंट की डिटेल जिनके मार्क्स 85 से ज्यादा है, यानी 90 और 92 वाले, राज और जॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डीएफ मार्क्स, ठीक है, और ग्रेटर देन 85 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमने लिख दिए यहाँ पे। अब आप प्रिंट करा लो इसको, तो 85 से ज्यादा वाले आपके पास यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके कोई भी आप कोड इसमें लिख सकते हैं, राज और जॉन आगे 90 और 92 वाले मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा है अंजना हैड क्रिएटेड ए वेबसाइट यूजिंग फ्री डिजाइन एलिमेंट सोर्स फ्रॉम डिफरेंट क्रिएटर ऑनलाइन। यानी किसी ने ऑनलाइन कुछ डिजाइन बनाए थे, जैसे आप वेबसाइट बनाने के लिए टेम्पलेट ले लेते हैं, उसने वो टेम्पलेट यूज किए और अपना पब्लिक में जो है अपनी एक वेबसाइट बनाई, जिसको पब्लिकली उसने होस्ट कर दिया है, लॉन्च कर दिया, बट डिड नॉट मेंशन द सोर्स ऑफ द डिजाइन एलिमेंट यूज्ड। ठीक है, उसने सोर्स नहीं मेंशन किया, तो कौन सा आईपीआर उसने वॉयलेट किया। तो देखो आईपीआर हमारे पास नॉर्मली कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स ये होते हैं। तो उसने कॉपीराइट कंटेंट का है तो कॉपीराइट करा है। ठीक है, तो डिजाइन उसने वहां से लिया था, तो कॉपीराइट का उसने क्या किया है, इन्फ्रिंगमेंट किया है। ठीक है, वॉयलेशन किया है। अच्छा, अगर कुछ बच्चे कहने लगे प्लेगरिज्म हो गया सर, तो देखो प्लेगरिज्म में और इसमें आईपीआर में आप डिफरेंस, प्लेगरिज्म आईपीआर के अंदर नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट है या आईपीआर में जो हमारे पास कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, उन पे आप लीगल राइट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, तो आप लीगली जो है उन पे एक्शन ले सकते हो, लेकिन प्लेगरिज्म जो होते है उस पे लीगल नहीं होते, वो एथिकल होते हैं। प्लेगरिज्म क्या होता है, एथिकल, उसमें लीगल जो है अलाउ नहीं होता है। ठीक है, इंक्लूड नहीं होता है। तो हम यहाँ पे आईपीआर की बात करें तो हम कॉपीराइट की बात करेंगे। तो दो लाइसेंसिंग मॉडल आपको बताने हैं। ठीक है, जो आप अलाउ लीगल रीयूज ऑफ डिजिटल क्रिएटिव वर्क विद कंडीशन। तो मतलब जिससे आप किसी काम को जो है रीयूज कर सकते हो, लीगली रीयूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन के बेस पे। तो आप क्रिएटिव कॉमन्स यूज कर सकते, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंदर जो हमारे पास कंटेंट होता है उसको आप जो है बेसिकली रीयूज कर सकते हो, उसमें शेयर ए लाइक के ऑप्शन होते हैं, उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आप जीपीएल का यूज कर सकते हो, जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है। ठीक है, तो जनरल पब्लिक लाइसेंस जो होता है उसके अंदर भी आप पब्लिक लाइसेंस मिल जाता है आपको सॉफ्टवेयर का, जिससे आप जीपीएल के थ्रू फ्रीली सॉफ्टवेयर का लाइसेंस यूज करके उसको पब्लिकली यूज कर सकते हो। तो जीपीएल या क्रिएटिव लाइसेंस आप यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, आरडीबीएमएस के रेस्पेक्ट में आपको डोमेन क्या होता है और टपल क्या होता है ये बताना है। तो डोमेन का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर कॉलम कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होती है, यानी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज या वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। ठीक है, किसी एट्रीब्यूट की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। टपल की अगर हम बात करें तो टपल का मतलब होता है कि बेसिकली एक रो की होती है, टपल मतलब रो होता है। रो, एक सिंगल रो को टपल बोलते हैं। ठीक है, रो बोल दो या रिकॉर्ड इन ए टेबल।
ये हमारे पास टपल। अच्छा, मोडम क्या होती है? मोडम हमारे पास इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसने कहा इसका रोल बताना। तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, जिससे आप आईएसपी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। गेटवे क्या होता है? गेटवे हमारे पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली दो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे, टू डिफरेंट प्रोटोकॉल पे अगर हमारे पास कोई नेटवर्क चल रहे हैं, उनको जो है नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आप मॉडेम और गेटवे के डिफाइन करके बता सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्स ऑन और प्लगइन में डिफरेंस बताना ब्राउजर के। तो जो हमारे पास एड ऑन होते हैं वो बेसिकली पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। या बेसिकली ये इन्हांस करते हैं, इन्हांस ब्राउजर के फीचर्स को, ब्राउजर फीचर्स को इन्हांस करने के लिए यूज करे जाते हैं। जैसे आप देखते हैं पासवर्ड मैनेजर होता है हमारे पास ब्राउजर में, या आप एड ब्लॉकर लगा देते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? एड ऑन होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड होते हैं हमारे पास ब्राउजर में, इंटीग्रेटेड विद ब्राउजर, ब्राउजर के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो इनको हम वो कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन होते हैं एड ब्लॉक वगैरह, इनको एक्सटेंशन की तरह आप समझ सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एक्सटेंशन लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से हम इनको मैनेज भी कर सकते हो। प्लगइन्स क्या होते हैं? ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, थर्ड पार्टी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर होते हैं मतलब जैसे पीडीएफ व्यूवर होता है ब्राउजर में, आप पीडीएफ खोल सकते हैं उससे थ्रू, ठीक है। पीडीएफ व्यूवर अगर आपके उसमें, एडोबे फ्लैश प्लेयर होता है, फ्लैश प्लेयर। तो ये जो है बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास अगर ब्राउजर से हमें कोई स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो हैंडल करने, तो आप प्लगइन्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो, पीडीएफ, फ्लैश कंटेंट वगैरह चलाने के लिए आप उनको इंस्टॉल कर लो वो ब्राउजर के साथ, तो फिर सेपरेट होते हैं वैसे ब्राउजर में, फिर ओपन हो जाएंगे वे चीजें। तो एड इन्स जो है क्या करते हैं? एड ऑन्स हमारे पास ब्राउजर के फीचर्स को इनहांस करते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होते, ये इंटीग्रेटेड होते हैं ब्राउजर के साथ। ये हमारे पास प्लगइन्स जो है कंप्लीट प्रोग्राम होते हैं, थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं, वो कंटेंट इनेबलर की तरह काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 26 हमें कहा गया है कि एसक्यूएल की क्वेरी है हमारे पास यहाँ पे, और आपको डिस्प्ले द मंथ न्यूमेरिक फॉर्म में, यानी एक आ जाना चाहिए इसमें मंथ, ठीक है। तो आप क्वेरी बताएंगे, तो क्वेरी आप लगा देंगे कि सेलेक्ट मंथ, आपको सेलेक्ट करना तो मंथ लिख दो डायरेक्टली, और ये डेट इसमें डाल देंगे 2026 0101, ये इसमें यहाँ पे पास कर देंगे। ऐसे ही डिस्प्ले ईयर पार्ट करना, तो आप सेलेक्ट करेंगे और ईयर कर देंगे, तो ईयर में फिर यही डाल दी 2026 एक एक, ये आपने कर, इसका आंसर एक आ जाएगा, इसका आंसर 2026 आ जाएगा, ठीक है। ईयर पार्ट निकल गया और ये निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इसमें कहा व्हाट इज डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब है कि अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यानी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करना जिससे हमारा डेटा अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए, उसको हम बोलेंगे डेटा प्रोटेक्शन। दो आपको बताने मेजर्स क्या क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हैं कि साइबर क्राइम का रिस्क कम हो जाए, अवॉइड करने के लिए। तो आप भाई पासवर्ड रखो, और पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करो, ठीक है भाई। आपके पास ओटीपी वगैरह भी है, एंटीवायरस रखो, ये रखो। यूजर नेम पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर ना करो, ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इसमें कहा निहारिका वांट टू क्रिएट ए पांडा सीरीज यूजिंग ए numpy array with थ्री एलिमेंट abc एंड असाइन कस्टम इंडेक्सिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये कस्टम इंडेक्सिंग इसमें असाइन करनी, तो आपको कंप्लीट करवाना है ये कोड, तो कंप्लीट करवा दो भाई। इंपोर्ट पांडाज है,
एज पी डी इम्पोर्ट, यहाँ एनपी सिंपल सा है, एनपी मतलब नमपाई होता है, नमपाई एज एनपी। एनपी से हमारे पास इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है, यहाँ लिखा ही तो, उसके लिए एरे नाम का एक मेथड होता है नमपाई में। अच्छा, आपको क्या बनानी है, सीरीज बनानी है, तो यहाँ पे सीरीज लिख दो। ठीक है, एक एरे यहाँ पे आ गया ये, और ये हमारे पास इंडेक्स है, तो इसने लिखा है, तो यहाँ पे इंडेक्स नाम का हमारे पास होता है। ठीक है, ये आपके पास हो गया और आपका प्रोग्राम तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, 2 नंबर का, आधे आधे नंबर के चारों चीजें आपके पास हो जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 2 सीरीज दी हुई है, उन 2 सीरीज को ऐड कर रहे हैं। तो सीरीज देखो, ये वाली सीरीज क्या बनेगी, ये डेटा है, ये इंडेक्स है, तो ए बी सी, उसमें 1 2 3, ये पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज में है बी सी डी, और उसमें 4 5 6 लिखा हुआ। तो देखो पहले ये ए आएगा, ठीक है, ए इसमें 1 है, इसमें ए है ही नहीं, तो जब दूसरे में नहीं है तो ऐड करने पे ये एन ए एन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एन ए एन। ठीक है, क्योंकि ऐड नहीं हो पाएगा। अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास बी, बी इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 6, एक भी कॉलम में एक भी वैल्यू एन ए एन होती है तो फ्लोट बन जाएगा फिर अब ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सी है, सी में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 8.0 बन जाएगा। फिर हमारे पास इसमें बी सी हो चुके हैं, डी बच गया, डी में इसमें ऊपर वाले में डी है नहीं, तो यहाँ पे एन ए एन आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास आउटपुट आ जाएगा इसका। आप देख सकते हैं इसको चला के, देखो ये हमने यहाँ से कॉपी मारा, और भाई हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको रन करा दिया, आप देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास S2 को स्मॉल में ले लेते हैं, ठीक है, रन करा देते हैं, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया है। क्या उसमें कैपिटल में लिखा हुआ, हाँ भाई, इसमें देखो गलती की हुई है एक। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई एरर लिख देगा, वो भी ये S2 कैपिटल बना दिया है, ये S2 कैपिटल बना दिया, ये S2 यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया है, ये भी स्मॉल में होना चाहिए था। ठीक है, तो ये एरर होगी आपके पास यहाँ पे, लेकिन ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है ऐसे लिख रहा है वो भी आंसर माना जाएगा, लेकिन किसी ने अगर एरर लिख दिया तो वो भी हम एरर में इसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें कहा मनदीप के पास एक ईमेल आया है जिसमें लिखा हुआ है उसने एक लॉटरी जीत ली, जिसमें उसने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, और वो कह रहा है अपनी बैंक डिटेल शेयर कर दो, उसमें आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसमें क्या है, तो कुछ उसने बैंक डिटेल शेयर करी, कुछ ही टाइम बाद उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए गायब हो गए। तो ये किस तरह का साइबर क्राइम हुआ, तो ये भाई फिशिंग हुआ, इस तरह का साइबर क्राइम को क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्रॉड वगैरह मेल आते हैं, तो ये ईमेल के थ्रू और कैसे किया जा सकता है, एसएमएस भी आ सकता है, इसका कॉल भी आ सकती है। इसकी इससे बचने के लिए इंडिया में क्या बनाया गया है, तो आईटी एक्ट बनाया गया है, तो आईटी एक्ट के थ्रू आप इसमें अगर जो है रूल है कि कौन सा लॉ है, तो वो लॉ है जो आईटी एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं। एक पाइथन प्रोग्राम आपको लिखना है, ठीक है, जो क्रिएट करेगा इस तरह की सीरीज को। ठीक है, जिसमें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो है हमारे पास इंडेक्स होंगे, 30 वो 31 31 30 31 जो है हमारे पास, वो बेसिकली उसके कॉलम का वो डेटा होगा। ठीक है, इंडेक्स जो सीरीज है, तो बना देते हैं भाई। बेसिकली मंथ्स है हमारे पास, तो मंथ्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं जुलाई, और जुलाई कहाँ है उसने, अगस्त कहाँ है AUG, और सितंबर और अक्टूबर कहाँ है, तो SEPT, और भाई अक्टूबर में OCT। ये हमने यहाँ पे कर दिया, मंथ होगी। और बेसिकली हमारे पास डेटा में डेज कर देते हैं, यहाँ पे डेज जो है हमारे पास वो क्या है, नंबर ऑफ डेज की अगर बात करें, इसमें 31 31 30 और 31 हमारे पास यहाँ पे है। तो आप सीरीज बना रहे हैं, एक S इक्वल टू PD डॉट सीरीज, ठीक है, और उसमें हमने यहाँ पे डेटा कॉमा इंडेक्स में, हम इंडेक्स में मंथ ही डाल दो, डेज कर दो, ये डेज है, डेज कोमा मंथ, ये आपने पास कर दिए। ठीक है, तो ये हमने और प्रिंट करा देंगे एस को, इस तरीके से रन करा दो, और ये हमारे पास बन के तैयार हो गया है भाई।
ठीक है। अब ये इस वाले 3 नंबर आपको मिल गए। इसके बाद हमारे पास इसमें कहा है कि एक CSV है, कस्टमर डॉट CSV, कंटेन रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर के रिकॉर्ड है उसमें। फर्स्ट रो ऑफ द फाइल रिप्रेजेंट द हेडर है। सैंपल डेटा ये दे रखा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम CSV फाइल इनटू पांडास डेटा फ्रेम में, इसको लेके आना, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है। एंड डिस्प्ले द लास्ट 2 रो, केवल लास्ट की 2 रो हमें डिस्प्ले करानी है उसमें। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये सेव कर लेता हूँ भाई। ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ कस्टमर डॉट सी एस वी। कस्टमर डॉट सी एस वी हमने इसका नाम रख दिया, इस फाइल को हमने सेव कर दिया। सेव होगी हमारे पास फाइल। अब इस फाइल को हम यहाँ पे फैच कर लेते हैं। कैसे फैच करें? डेटा फ्रेम में अगर हमें रीड करनी कोई CSV फाइल, तो सिंपल सा PD डॉट रीड CSV हम कर देते हैं, उससे ही हमारे पास डेटा फ्रेम बन जाता है। फाइल का नाम है हमारे पास कस्टमर डॉट CSV। ठीक है। तो इसी से ही हमारे पास डेटा फ्रेम बन के आ गया, वो DF में हो जाएगी रीड। प्रिंट करा दोगे, अगर आप DF को प्रिंट कराओगे तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा हमारे पास। ये पूरा डेटा आ गया। देखो यही हमारे पास उस CSV फाइल में था, आप देख रहे हैं। रुद्र दिव्या नबील, ठीक है, 17 19 और 22 कोलकाता देहरादून लखनऊ, ये लिखा। लास्ट की 2 रो ही डिस्प्ले करानी है हमें, तो टेल लगा दो। ठीक है। टेल और हेड होते हैं, हेड और टेल, तो यहाँ पे आपने प्रिंट DF डॉट टेल कर दिया, टेल में आपने 2 डाल दिया। ठीक है भाई, ये हो गया और आपका लास्ट की 2 रो आ गई है ये। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर देंगे। तो ये 30 क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनको आप कर लो, अब देखो इतने में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है। फिर बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।